मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मेरी सिर्फ मेरा सवाल। मैं हूं प्रियंका संभव। हर शाम को 4 से 5 आपके लिए लाइव सेशन लेकर आती हूं, जहां हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ते हैं और आपको आपकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर सलाह देते हैं। पर अभी क्या चल रहा है? घरेलू शेयर बाजार में उथल पुथल मची हुई है। विदेशी निवेशक ताबड़तोड़ बिकवाली कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में ही अगर हम 23 तारीख तक यानी 22 तारीख की शाम तक का एफआईआई का आंकड़ा देखें तो 86,458 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर एफआईआईज ने बेच डाले और ये किसी एक महीने में एफआईआई की सबसे बड़ी बिकवाली रही है। लेकिन इसके ही सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज ने 83,271 करोड़ की खरीदारी भी की है। तो बाजार गिरावट और रिकवरी के बीच में झूल रहा है। हम एक दिन अगर गिरावट का देखते हैं तो 2 दिन रिकवरी के देखते हैं, लेकिन फिर गिरावट आ जाती है। ऐसे में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो इक्विटी से जुड़े फंड्स में निवेश करते हैं वो थोड़े से नर्वस हैं। सिप बढ़ाएं, रोक दें, निवेश जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, और क्या सिप की जगह लमसम करने का ये सही समय होगा? तो ये तमाम सवाल अगर आपको भी परेशान कर रहे हैं तो इन सब का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वाइज इन्वेस्ट के फाउंडर और सीईओ हेमंत रुस्तगी जी। हेमंत सर, थैंक यू सो मच। आपने मनी 9 के लिए आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द मार्केट जब आपने वक्त निकाला इक्विटी म्यूचुअल फंड पर बात करने के लिए हमसे। शुक्रिया आपका सर। और दिस इज द टाइम, अगर आप हेमंत सर से उनके अनुभव को आप भी जानते हैं, पहचानते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। इफ यू आर स्टक इन योर इन्वेस्टमेंट एंड यू थिंक कि आपको एक एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए तो यही वो समय है। आप कैसे अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं? आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9311121874 पर, ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, या फिर यूट्यूब पर लाइव आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं, पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल, बाजार की दिशा से जुड़े हुए सवाल, ये सब हम रखेंगे, डिस्कस करेंगे आगे शो में। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के मैं लेटेस्ट डेटा को देख रही थी और इसमें ये नजर में आ रहा है कि सितंबर का महीना वो रहा जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमने जबरदस्त इनफ्लो देखा, और ये पिछले साल से अगर इसे हम कंपेयर करेंगे तो करीब 2 गुना बढ़ गया है। 4.3 लाख करोड़ पर ये पहुंच गया है। इस दौरान कुल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो एओएम जो है वो 50 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, जो केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड से आ रहा है। ओवरऑल तो 68 लाख करोड़ है, जिसमें हम और भी दूसरे निवेश को देखते हैं, पर अगर केवल मैं इक्विटी की बात करूं तो 50 लाख करोड़ जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से आ रहा है। और ऐसे में जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोग ज्यादा निवेश कर रहे हैं और जब इक्विटी बाजार ऊपर नीचे जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में थोड़ी धुक धुक तो होती है। तो चलिए इसी को समझते हैं कि क्या आपको ये धुक धुक होनी चाहिए, आपको क्या डर लगना चाहिए, क्यों है आप नर्वस? हेमंत सर, इक्विटी मार्केट में जो चल रहा है इसका इक्विटी म्यूचुअल फंड के निवेशकों से क्या रिश्ता है, उन पर क्या असर पड़ सकता है? इन वॉलेटाइल सेशंस की हमने आज रिकवरी देखी, पर कल जबरदस्त गिरावट, मार्केट जब आज खुले तब नर्वस नजर आ रहे थे। अब आपको क्या लगता है जो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाला है वो इस सिचुएशन को कैसे रीड करे? जी प्रियंका, आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और बाय नेचर इक्विटी हम सभी जानते हैं कि वो वॉलेटाइल एसेट क्लास है। इसमें वॉलेटिलिटी कभी भी किसी समय पे किसी भी कारण से आ सकती है। इसके कारण क्या है हम उसके ऊपर बात करेंगे, बट जैसा आपने कहा बिल्कुल कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो कहीं ना कहीं निवेशकों को थोड़ी सी नर्वसनेस जरूर होती है। स्पेसिफिकली अगर हम हमारे मार्केट्स की बात करें, पिछले कुछ सालों से मार्केट में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और जो निवेशकों ने पिछले 1 या 2 साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया है उन्होंने करेक्शन तो देखी है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड करेक्शन देखी है, मतलब 1-2 दिन में रिकवरी आती है। ये पहली बार है कि थोड़ा सा लंबा समय उनको रिकवरी देखनी पड़ रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इक्विटी फंड के जो निवेशक हैं उनको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, मतलब बाय नेचर जो है मार्केट वॉलेटाइल है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि 2 बातों का हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो भी एलोकेशन आप इक्विटी में करें वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी, यानी जो लॉन्ग टर्म गोल्स हो उन्हीं को आप इक्विटी से अलाइन करें। दूसरी बात, क्योंकि बाय नेचर इक्विटी वॉलेटाइल है तो उससे डरने की बजाय उसको आप अपने एडवांटेज में कैसे टर्न कर सकते हो, उसके लिए हम हमेशा कहते हैं डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करो। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में पिछले कुछ सालों में किस तरीके से निवेशकों ने एसआईपी से इन्वेस्ट करना शुरू किया है, और आई थिंक वही उनकी जो स्ट्रेंथ है। प्रियंका, जो आपने नंबर्स की बात की
कि एफआई की सेलिंग जो है वो 86,000 करोड़ है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर्स की बाइंग 83,000 है। उसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो म्यूचुअल फंड्स का है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर से आता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाइटी नहीं होगी मार्केट में अपने पोर्टफोलियो के ऊपर नीचे जाते हुए देखते हुए। लेकिन अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत ज्यादा एग्रेसिव फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखे हैं, आपको बहुत क्लैरिटी है कि आप कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और जैसा मैंने कहा डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका जो फोकस है वो आपके गोल्स पे रहना चाहिए। एंग्जाइटी को कम करने का एक ही तरीका है कि आप अपना फोकस जो है गोल्स पे रखिए। दूसरी बात हमेशा ये मत भूलिएगा, अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब मार्केट में गिरावट होगी तो वो आपके मौका होगा कि आप नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करें, जो किसी और निवेशक के लिए करना मुश्किल है, क्योंकि वो टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप कमिटेड है एसआईपी में कि हर महीने हर फंड किस फंड में कितना पैसा जाएगा, तो इनरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन आपका पैसा जाएगा। और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हो तो वो आपके लिए मौका है, इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे आ जाए। तो बजाय इसके घबराने के, याद रखिए किस कारण से आपने इन्वेस्ट किया, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, और इसकी नेचर कैसी। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होंगे वैसे वैसे आप उन चीजों को समझेंगे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो होती रहती है। तो उसको हैंडल करने का तरीका एक ही है कि आपके टाइम होराइजन और आपके इन्वेस्ट करने के तरीके में एक अगर डिसिप्लिन है, तो फिर आप यकीन मान के चलिए कि जो वॉलेटिलिटी है उससे आपको फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, उससे नुकसान नहीं होगा। ये वॉलेटिलिटी हम क्यों देख रहे हैं, आप इसे थोड़ा सा समझाइए हेमंत सर। और साथ ही में जब बाजार इस तरह से वॉलेटाइल होते हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो ज़्यादा इस तरह के सिचुएशन में और आपके पोर्टफोलियो में चोट करते हैं, ठीक है। और ये स्मॉल कैप और मिड कैप का जिस तरह का रिटर्न पिछला रहा है उसने अपनी ओर इन्वेस्टर्स को बहुत खींचा है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें बता रहे थे कि हर 5 में से जो 4 निवेशक हैं इस समय स्मॉल कैप के, उन्होंने कभी गिरावट देखी ही नहीं है। ये अगर ये गिरावट इस तरह से सस्टेन रहेगी तो ये पहली बार होगा कि कुछ इन्वेस्टर्स इस तरह की गिरावट इस बाजार में देख रहे होंगे। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो निवेशक पिछले कुछ सालों में आए हैं उन्होंने अभी तक गिरावट देखी नहीं है, और अगर देखी भी है तो बहुत शैलो देखी है। तो ये पहली बार है कि जो उनकी पेशेंस को थोड़ी वो टेस्ट करेंगे, राइट। तो आई थिंक पहले हम कारण की बात करें तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो मार्केट्स हैं अभी भी मुझे लगता है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। प्रॉब्लम था सिर्फ वैल्यूएशंस का। मार्केट के कुछ पॉकेट्स में लग रहा था कि वैल्यूएशंस बहुत रिच है, और क्या होता है जब मार्केट मोमेंटम में होती है ना, तो वो वैल्यूएशंस एक्सेप्ट कर लेती है मार्केट। जैसे ही किसी कारण से जब वॉलेटिलिटी आती है तो फिर वहां पे ये बड़ा सवाल होता है कि जो जो वैल्यूएशंस है उसमें आई थिंक वही हम करेक्शन अब देख रहे हैं। आप देखिए, अगर आप इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखें तो 5 या 6% की करेक्शन होगी करीब, राइट। स्टॉक लेवल पे अगर आप जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सेगमेंट, डिपेंडिंग ऑन किस तरह के वो स्टॉक्स है, वहां पे आपको 10% से लेकर 30-40% की गिरावट देखने को मिली है। इंडेक्स लेवल पे अभी भी मैं इसको करेक्शन नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ कहूंगा कि प्राइस करेक्शन बोल दीजिए, या तो आप वैल्यूएशंस में थोड़ी करेक्शन बोल दीजिए। बट ओवरऑल जब तक 10% की मार्केट में करेक्शन ना हो तो मैं उसको करेक्शन नहीं मानता। मुझे लगता है ये एक ऐसा पीरियड है कि मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल हुई है। इसके कारण 3-4 हैं बेसिकली ब्रॉडली। एक तो काफी समय से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं दुनिया में, स्पेशली अगर हम बात करें इसराइल और जो डिफरेंट तो अलग जो देश हैं वो, और या फिर रशिया यूक्रेन की बात करें तो वो तो चल ही रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज भी हैं। जिस तरह का एफआई फ्लोज हमने देखा है उसका बड़ा कारण एक ये है कि जिस तरीके से चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि जिस तरह की गिरावट चाइना में देखने को मिली थी, तो इन्वेस्टर्स जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको लग रहा है कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में वहां पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके पास। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जो एलोकेशन इमर्जिंग मार्केट्स में होता है उसका जो कुछ हिस्सा है वो डेफिनेटली चाइना में चला गया, इसलिए हमारे बाजार से उन्होंने पैसा निकाला। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो स्ट्रेंथ है, उन्होंने इतना आउटफ्लो होने के बाद भी, जैसा मैंने कहा, हमने 5 या 6% का फॉल देखा है, क्योंकि 83,000 करोड़ की बाइंग हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की इधर डायरेक्टली और थ्रू म्यूचुअल फंड्स और थ्रू इंश्योरेंस कंपनी वो आई है यहाँ। फिर आपका सवाल था कि ऐसे में गिरावट मिड और स्मॉल में क्यों ज्यादा होती है। देखिए, एक बड़ा फैक्टर होता है, दो फैक्टर हैं इनफैक्ट यहाँ पे। एक तो लिक्विडिटी का फैक्टर होता है,
स्पेशली अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पे एक पॉकेट्स ऐसी होती है जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होती है। दूसरी बात, यही दो सेगमेंट है जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो एज एन इन्वेस्टर अगर मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ तो मैं वही बुक करूंगा जहां पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा प्रेशर वहां पे, लिक्विडिटी ना होने की वजह से ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं है। अगर अगर वहां पे बाइंग दोबारा से नहीं आती है तो वो ज्यादा फॉल देखने को मिलता है। इसलिए आपने जैसा कहा कि जो चार पांच में से चार इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कुछ सालों से कभी गिरावट देखी नहीं। देखिए मेरा ये मानना है, ये पॉसिबिलिटी है प्रियंका के कुछ लोगों ने एग्रेसिव अपना पोर्टफोलियो बनाया हो, एलोकेशन जितना मिड और स्मॉल में होना चाहिए उससे ज्यादा किया हो। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, अगर आपका होराइजन मान लीजिए 15-20 साल का है, तो विदाउट स्मॉल कैप और मिड कैप अपना पोर्टफोलियो आप बना भी नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी एलोकेशन इन दो सेगमेंट में सही है, आपकी जो फंड्स आपने चुने हैं वो आपके अच्छे हैं और आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है इस समय में आपको इन दो सेगमेंट में ज्यादा फॉल देखने को मिले। लेकिन आप उसको अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहिए। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोअर लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कहीं ना कहीं आपकी एवरेज कॉस्ट को नीचे लेके आएगी और आपको उसका फायदा होगा। लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट किया है, तो फिर मुझे लगता है ये समय है समझने का कि मार्केट का मूड कभी भी जल्दी टर्न अराउंड होता है। हम ये समझ के कभी मार्केट को, वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि नहीं ये तो तो ऐसे ऊपर ही में जाने वाला है। आप क्या सजेस्ट करते हो, हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? क्योंकि देखिए ये एक लर्निंग भी होगी कि भाई आप मार्केट पर आप जब इस तरह से स्मॉल मिड कैप भरते जाते हैं, आप राइट एलोकेशन नहीं करते, एसेट का डिवीजन नहीं करते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं लाते, तो इस तरह के पैचेस में आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो आप किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कहते हैं? अगर आप हमें कंपार्टमेंट में समझा दें हेमंत सर, कि अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो क्या देखें? अगर आप 5 साल के लिए कर रहे हैं तब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, 10 साल के लिए कर रहे हैं तब क्या रणनीति हो, 15 साल के लिए कर रहे हैं तब क्या रणनीति हो? देखिए प्रोसेस वही है। प्रोसेस शुरू होता है आपके एसेट एलोकेशन से और वो डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपका टाइम होराइजन कितना है। अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट को अलाइन करते हैं इक्विटी से तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं और विद इन मार्केट तीन सेगमेंट जो है मार्केट के, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो का जो कोर है वो डाइवर्सिफाइड फंड्स को रखा है और आपका जो बायस है लार्ज कैप की तरफ है, तो मुझे लगता है जैसे मैंने पहले भी कहा आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन हमने देखा कि पिछले ऐसा समय था जब सेक्टर थीमेटिक फंड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट गया, माइक्रो कैप फंड्स में गया, स्मॉल कैप फंड्स में गया। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि उसका जो भी हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सिर्फ ये देखते हुए कि मोमेंटम है, अगर आपको लगा कि यहाँ पे डाल के अगले 1-2 साल में अच्छा पैसा बनाएंगे, तो फिर ये रियलिटी चेक है। डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि कभी कभी एक लर्निंग आती है एज एन इन्वेस्टर कि मार्केट को आप ग्रांटेड मत लीजिए। फॉर डिफरेंट रीजन, डिफरेंट लेवल की आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। मेरा ये मानना है कि अगर आपने प्लान करके इन्वेस्ट नहीं किया, आपने पोर्टफोलियो को जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव बनाया, क्योंकि हम ये नहीं भूले कि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। उसको अगर, जैसे हमने देखा बहुत सारे सेक्टर फंड थे, डिफेंस हो गया, उसमें हमने काफी समय से करेक्शन देखी है। ये करेक्शन तो अभी शुरू हुई है। इनफैक्ट डिफेंस और पीएसयू में करेक्शन तो कुछ समय से पहले ही चल रही है, जो शायद हमें इंडेक्स लेवल पे नहीं दिखी, बट स्टॉक लेवल पे सेक्टर फंड में हमको ऑलरेडी वहां पे करेक्शन दिख रही थी। तो अगर आपका एलोकेशन सेक्टर, थीमेटिक, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में ज्यादा हो गया है, जैसा मैंने कहा बायस अगर वहां पे चला गया है, तो उसको आप करेक्ट कीजिए। पर आई थिंक कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी सीख होती है हमारे लिए कि पोर्टफोलियो में बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को चेज करें। सिर्फ उतना करना है, जितना आप अपने प्रोसेस को सिंपल रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। परफॉर्मेंस को चेज करोगे, स्पेशली शॉर्ट टर्म को, तो फिर कभी कभी जो है रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो आई थिंक हमें समझना है कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। हमें समझना है कि इक्विटी बाय नेचर एग्रेसिव है, तीनों सेगमेंट में किस तरह का एक्सपोजर हो, लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कीजिए। अगेन सुनने में लगता है कि बहुत सारी चीजें करनी है, बट सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसको आप अगर फॉलो कीजिए। मैंने जैसे पहले भी कहा, अगर आपने ये सब चीजों का ध्यान रखा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है वैसे मार्केट में ठीक भी होता है, टर्न अराउंड भी होता है। आई थिंक यू विल सी दैट गोइंग फॉरवर्ड
कि मार्केट फिर से जब भी टर्न अराउंड करेगा, तो आई थिंक फोकस कीजिए अपने गोल पे, अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी पे, अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन कीजिए। तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है बच्चा कि मेरा और आपका स्कोर जो है वो डबल सेंचुरी, यानी 200 से ज़्यादा, 250 लोग जो है जो हमें लाइव अभी देख और सुन रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप पूछूंगी $1 मिलियन क्वेश्चन, अभी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं या नहीं? अगर कोई नया निवेश शुरू करना चाहता है उसे करना चाहिए या नहीं? और जो पुराना निवेश कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? इससे थोड़ा सा कम करें या अभी थोड़ा ज़्यादा ऐड करें मार्केट की जब गिरावट में आए? तो क्या सलाह देंगे आप? देखिए प्रियंका, मार्केट मूड से इन्वेस्ट करना कभी भी अच्छी बात नहीं है। मार्केट मूड्स को देख के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, जब मार्केट में बहुत बुलिशनेस है तो आप पूरा पैसा इक्विटी में लगाएंगे, मार्केट में जब थोड़ी नर्वसनेस है तो फिर आप कंजर्वेटिव बनाएंगे। दोनों ही आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ठीक नहीं है। आपको कभी भी मार्केट मूड को देख के इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। अगर मान लीजिए मैं एक नया निवेशक हूं, आज आज से मुझे अपनी एसआईपी शुरू करनी है 15 साल की, तो आप मुझे बताइए, जब मेरी कमिटमेंट 15 साल की है और हर महीने में एक फिक्स डेट में फिक्स अमाउंट एक प्री डिटरमिन फंड में डालने वाला हूं, क्या मेरे लिए आज का मार्केट लेवल मैटर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले 15 साल में मार्केट्स में बहुत कुछ होगा। 15 बजट आएंगे, राइट, 3 जनरल इलेक्शन होंगे, 4 यूएस इलेक्शन होंगे, इतने सारे जियो पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, इतने इकोनॉमिक इश्यूज होंगे। अगर आप यही देखते रहे तो कभी आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको मार्केट मोड बिल्कुल नहीं देखते। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, और आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी है इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन, और आपने किस तरह का पोर्टफोलियो बनाया है, तो भी आपको कुछ नहीं करना है। तो मेरा ये मानना है, चाहे आप आज इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो, चाहे आप पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ ये देखिए कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो मिक्स है, वो आपके टाइम होराइजन, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सूटेबल है। जब तक आपने इन पैरामीटर्स का ध्यान रखा, आपको कुछ नहीं करना। मैंने पहले भी कहा था, ये बिल्कुल नेचुरल है कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर नहीं है तो आपको एंग्जाइटी होगी। उस एंग्जाइटी को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपने अगर अपने पोर्टफोलियो को सही बनाया है, वही एक चीज है जो आपको हमेशा मदद करेगी कि आप ऐसे डिफिकल्ट और वॉलेटाइल पीरियड को अच्छे से हैंडल कर पाए। जैसा मैंने पहले कहा, फिर से दोहराना चाहूंगा, अपनी एसेट एलोकेशन को बिल्कुल बदलाव मत कीजिए। उसमें बदलाव तभी होगा जब वो आपके टाइम होराइजन और रिस्क प्रोफाइल के लिए सूटेबल नहीं है। अगर पोर्टफोलियो में जरूरत से ज्यादा एग्रेशन है, उसको आप थोड़ा कम कीजिए। अदरवाइज सिर्फ कंटिन्यू करना है। और एक कंडीशन होती है कि इक्विटी का अगर आपको फायदा उठाना है लॉन्ग टर्म में, तो आपकी जो टाइम होराइजन है उससे आप कमिटेड रहना है। आई थिंक अगर आप उस चीज का ध्यान रखें तो मुझे नहीं लगता कोई भी कारण हो कि आपको चिंता करने की जरूरत है। सो टाइम होराइजन आप कहेंगे कि 7 ईयर्स प्लस होना चाहिए? देखिए, स्पेशली जब एसआईपी की बात करते हैं ना, तो अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड 2.5 साल रहता है, क्योंकि जो लास्ट इन्वेस्टमेंट है उसको तो एक महीना भी नहीं मिला। करेक्ट? तो मुझे लगता है कि जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करें स्पेसिफिकली, तो 8 से 10 साल का निवेश समझ के चलिए कम से कम, ताकि आप इतना रीजनेबल टाइम अपने पोर्टफोलियो को दे सकें कि इस तरह के उतार चढ़ाव, डिफरेंट मार्केट मूड, उससे बचाव करने के साथ साथ आपको सही मायने में इक्विटी का जो पोटेंशियल है उसको फायदा मिले। बिल्कुल। तो इसको राइट करना है तो लॉन्ग टर्म का नजरिया बहुत ज़रूरी हो जाता है, एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। एसेट एलोकेशन आपके गोल्स, यानी आप कितने साल तक निवेश करेंगे, उस हिसाब से आपको चुनना चाहिए, जिसमें आपको इक्विटी के साथ साथ डेट का एक्सपोजर, गोल्ड का एक्सपोजर, एक ओवरऑल आपको एक्सपोजर डाइवर्सिफिकेशन के लिए रखना ज़रूरी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं हेमंत सर। सबसे पहले मैं लूँगी राजीव सिंह जी का सवाल जो हमें यूट्यूब पर आया है, और मुझे लगता है राजीव जी आपने मुझे अभी अभी मेल भी किया है। तो राजीव जी पूछ रहे हैं कि इनके पास कुछ स्कीम्स हैं, मैं एक एक करके आपको रीड आउट कर रही हूँ। निपॉन का लार्ज कैप है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। सब में इन्होंने 5-5 हज़ार की सिप कर रहे हैं। क्वांट के फ्लेक्सी कैप फंड में अगेन 5000 की सिप है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 5000 की सिप है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, इसमें भी 5000 की सिप है। क्वांट के स्मॉल कैप फंड में 5000 की सिप है। एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 5000 की सिप है, और कोटक के मल्टी कैप फंड में 5000 की सिप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्कीम्स राजीव जी होल्ड करते हैं। आपको इनकी स्कीम कैसी लग रही है? क्या इन्हें कुछ चेंज करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, हेमंत जी? आई थिंक जो मैं नाम देख पाया,
वो आई थिंक निपॉन लार्ज कैप हो गया, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, राइट। ये जितने भी फंड उन्होंने चुने, एक तो मैं कहना चाहूंगा ये फंड बहुत अच्छे हैं। मतलब अपनी अपनी कैटेगरीज के जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं, और मैं बेस्ट परफॉर्मिंग की जब बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। आई थिंक फंड्स बिल्कुल अच्छे हैं इनके पास। कुल मिला के शायद इनकी कितने 45,000 की एसआईपी है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर, 9 तो 9 फंड्स फंड है। हैं और 5-5 हज़ार कर रहे हैं। जी, 9 फंड्स हैं, तो कहीं ना कहीं जो कैटेगरी में अगर थोड़ा ओवरलैप है, अगर 2 मिड कैप है, 2 स्मॉल कैप है, उसको आप एक एक कर सकते हैं। एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बिल्कुल सही है। जैसा मैंने कहा, अगर इतने फंड भी रखना चाहें तो ठीक है। अगर उनकी मंशा ये है कि आगे जाके इनको अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाना है, तो आप कर सकते हैं। फंड में डेफिनेटली मुझे लगता नहीं किसी भी फंड में कोई बदलाव करने की जरूरत है हमको। ओके सो राजीव जी, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपने बनाया है, लेकिन अगर आप स्कीम कम करना चाहें तो ये वो एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तो जहाँ रिपीट हो रहा हो, ओवरलैप चेक करके उसे आप कम कर सकते हैं और इस निवेश की राशि को बढ़ाते भी रहिएगा, बिकॉज जो हमें समझ में आ रहा है, जो जानकारी आपने दी, लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो ज़रूर बढ़ाइएगा। नरेंद्र कुमार जी का अब हम पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। नरेंद्र जी अलवर के रहने वाले हैं, इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर अपना पोर्टफोलियो भेजा था। सो नरेंद्र जी के पोर्टफोलियो में है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, जहां 5,000 की सिप ये कर रहे हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 4,000 की सिप है। एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000 की सिप है। निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में 2,000 की सिप है। अपने पोर्टफोलियो पर हमारे एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि वो एक बार रिव्यू करके बताएं कि सब ठीक है। और इनका लक्ष्य है 12 साल तक निवेश करेंगे, 1.5 करोड़ रुपए जो है ये हासिल करना चाहते हैं। और इन्होंने निवेश जो है ये अभी नए निवेशक ही हैं। नरेंद्र ने अभी केवल 2 महीने पहले ही इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। आई एम श्योर नरेंद्र जैसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी नया नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा, वो बाजार की वॉलेटिलिटी में एक बार ज़रूर सोचते होंगे कि भाई सब ठीक चल रहा है कि नहीं। और यही बताते हैं हेमंत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत सर, सब ठीक चल रहा है नरेंद्र जी के पोर्टफोलियो में? आपको चेंज करना चाहेंगे इस पोर्टफोलियो में? जी, आई थिंक सबसे पहले वो एस्पेक्ट जो आपने कहा उसको एड्रेस करते हैं। ये आई थिंक बिल्कुल सही एग्जांपल है। अभी अभी इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है, बट इनका टाइम होराइजन 12 साल का है। क्लैरिटी है उनको, उन्होंने एक डाइवर्सिफाइड जो पोर्टफोलियो बनाया है। आई थिंक इनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्डली आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है वो मार्केट मूड के हिसाब से नहीं बनता, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। आपने ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो बनाया है, 12 साल का समय है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हम इनके लक्ष्य की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि इनको करीब करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस बनाना है, 15,000 की एसआईपी है। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर वो कंटिन्यू करते हैं 12 साल तक, तो मेरे हिसाब से मैंने 12% का रिटर्न रियलाइज लिया है, तो करीब करीब 50 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो उनको दो चीज कर सकते हैं। एक तो क्लियरली उनको अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रिपल करनी पड़ेगी, 45,000 करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका यह है कि अगर उनमें कैपेसिटी है हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की, तो करीब 25% से अगर अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाएंगे तो ये वहां तक पहुंच पाएंगे। तो लक्ष्य पूरा करने के लिए डेफिनेटली गैप है। उस गैप को पूरा करने के दो तरीके हैं, उनमें से जो भी तरीका उनको सूट करता है वो करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि उनको अपने टारगेट को थोड़ा डाउनवर्ड रिवाइज करना पड़ेगा, या तो अपने टाइम होराइजन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करूं तो कुछ फंड्स ठीक है, कहीं पे ओवरलैप है। जैसे हम देख सकते हैं कि 2 फ्लेक्सी कैप फंड है इनके पास, तो एक पराग पर एक फ्लेक्सी कैप को रखिए, और दूसरा जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है उसकी जगह में अगर आप एचडीएफसी लार्ज एंड मिड ले लें तो मुझे लगता है वो बेटर रहेगा। क्योंकि नॉर्मली जो फ्लेक्सी कैप्स हैं उनमें ज्यादा बायस जो है वो लार्ज कैप पे रहता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है स्कोप है कि आप मिड कैप को थोड़ा बढ़ा सके वहां पे। तो लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए। ये एक बदलाव करना है आपको। बाकी जैसे मैंने कहा, गैप है, अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, या तो फिर टाइम होराइजन को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ओके सो नरेंद्र जी, ये जो है ना, अगर आपको 1.5 करोड़ तक पहुंचना, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से जो एक बैक ऑफ द हैंड कैलकुलेशन हेमंत सर बता रहे हैं वो हो रहा है कि आप 50 लाख तक जोड़ पाएंगे, और आपने बताया कि आपको 1.5 लाख जो है आप जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए डेफिनेटली आपको अमाउंट बढ़ाना होगा। एक स्कीम आप बदल सकते हैं, क्योंकि 2 रिपीट हमें नजर आ रही है, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। तो सर ने आपको बता दिया उसको आपको कैसे हैंडल करना है। एंड बेस्ट ऑफ लक विथ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी नरेंद्र जी। हम आपसे बात नहीं कर पाए, हम आपको कॉल लगा रहे थे पर बात नहीं हो पाई। एनीवे, बट हमारे शो को अभी
300 लोग लाइव देख रहे हैं, यानी ट्रिपल सेंचुरी अब हेमंत सर। थैंक यू सो मच हेमंत सर, मुझे लगता है आपकी वजह से आज मेरे जो लाइव व्यूअर्स हैं वो बढ़े हुए हैं। ओके, सो मनीष जी का अब हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। मनीष शर्मा फ्रॉम जलंधर, इनका पोर्टफोलियो क्या हम दिखा सकते हैं प्लीज? मनीष शर्मा जी ने हमें व्हाट्सएप किया था। हाँ, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है इनके पास, 4,500 रुपए की सिप कर रहे हैं। जेएम की फ्लेक्सी कैप में 4,000 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 5,000 की सिप है। क्वांट का मिड कैप भी ये है इनके पास, जिसमें 4,000 की सिप कर रहे हैं। निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 4,000 की सिप है। क्वांट के स्मॉल कैप में 4,000 की सिप है। कुल जो है 25,000 रुपए मनीष शर्मा जो है हर महीने सिप के जरिए निवेश कर रहे हैं। इनका नजरिया है 15 साल का। आपको लगता है मनीष जी का ये पोर्टफोलियो जो है अगर 15 साल के नज़रिए से इन्होंने बनाया है तो इसमें जो स्कीम्स उन्होंने सिलेक्ट की है वो कैसी लग रही है? आपको चेंज करना चाहेंगे क्या हेमंत सर मनीष जी के पोर्टफोलियो में? आई थिंक मनीष जी का पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो 25,000 की इन्वेस्टमेंट है, टाइम होराइजन का 15 साल है। जाहिर सी बात है, सबसे पहला तो सवाल ये है कि क्या इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो बनाने की वो सही है। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा हमेशा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हम पूरा पैसा इक्विटी में डाल रहे हैं, वो सही है कि नहीं। आप एक गोल के लिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा इक्विटी में डाल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो ये है, आपके पास डेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, आपके पास फिक्स डिपॉजिट भी हो सकते हैं, आपके पास और इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर गोल में आपको अपना टाइम होराइजन देखना है। टाइम होराइजन आपको मदद करता है डिटरमिन करने में कि आप कितना रिस्क यहाँ पे ले सकते हो। तो ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो आई थिंक इज एब्सोल्युटली फाइन 15 साल के हिसाब से। अब अगर हम देखें कुल मिला के यहाँ पे 6 फंड्स हैं इनके पास। एक लार्ज कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है। उन दोनों को अगर मैं टोटल करूँ तो 8,500 का इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं इनके मिड कैप फंड्स को देखता हूँ, 2 मिड कैप फंड्स हैं, 9,000 की इन्वेस्टमेंट है, और 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं इनके पास, कुल मिला के 8,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैं मिड और स्मॉल की टोटल ले लूँ तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है पोर्टफोलियो का, ऑलमोस्ट मेरी 66-67%, वो जो है वो मिड और स्मॉल में है। हमने शो के शुरुआत में बात की थी कि अपने पोर्टफोलियो को अगर आपने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाया है तो फिर ये समय है इसको थोड़ा सा टोन डाउन करने की और बैलेंस बनाने की तीनों सेगमेंट के बीच में। तो आई थिंक वो यहाँ पे जरूरी है। इनका जो एलोकेशन फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में है वो दोनों सेगमेंट से काफी कम है, तो उसको थोड़ा ठीक करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जैसे इनके पास 2 मिड कैप फंड है तो उसमें से क्वांट मिड कैप है, उसकी जगह में आप बंधन कोर इक्विटी में चले जाइए। ये एक मिक्स है लार्ज एंड मिड कैप का। इसमें ज्यादा पैसा जो है लार्ज कैप में है और बाकी पैसा जो है वो मिड कैप में। तो कहीं ना कहीं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि लार्ज कैप को बढ़ा दे तो वो वहां पे हो जाएगा। निपॉन स्मॉल कैप में भी 2 फंड है, उसकी जगह में ये मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। मल्टी कैप फंड में आपको तीनों सेगमेंट मिलेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो आई थिंक ये एक चेंजेस आपको करने हैं। तो क्या होगा कि आपका जो एलोकेशन है रीबैलेंस जो करना चाहिए आपको डिफरेंट सेगमेंट में, वो आपके पास यहाँ पे हो जाएगी। आई थिंक समय आपके पास है, आपकी स्ट्रैटेजी इन्वेस्ट करने की बिल्कुल सही है। पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंस कर लीजिए एंड कंटिन्यू द प्रोसेस अनइंटरप्टेडली। आप डेफिनेटली अच्छा खासा कॉर्पस बना पाएंगे। ओके, सो मनीष जी प्लीज़, आपको बहुत ही स्पेसिफिकली जो चेंजेस करने हैं वो हेमंत सर ने बता दिए हैं, उन्हें फॉलो कीजिए और अपने निवेश को ऐसे ही बिना रुके हुए बढ़ाते रहिए। बाजार गिरे या चढ़े, निवेश करते रहना है आपने, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं संदीप से, और इनकी वाइफ ने हमें भेजा था पोर्टफोलियो शुभांगी जी का, पर सवाल पूछने वाले हैं संदीप जो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वेलकम संदीप जी, कहाँ से बोल रहे हैं और ये निवेश आपका है या आपकी पत्नी शुभांगी जी का है? थैंक यू मैडम, मेरा सवाल आपके प्रोग्राम में लेने के लिए। एक्चुअली मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो है जो कि मैं खुद मैनेज करता हूँ। तो मुझे जो भी फंड्स मैंने वाइफ के लिए लिए हैं तो वही मुझे चेक करने की ये फंड जो लिए हुए वो सही ड्यूरेशन के लिए मैंने जो चूज किए वो सही है या नहीं है। और इस फंड के लिए जो उनके टारगेट है, मतलब एट द एज ऑफ 40 उसको वर्ल्ड टूर पे जाना है और उसके लिए उसको 10 लाख के आसपास कॉर्पस चाहिए और उसको एज ऑफ 50 में उसको रिटायर होना है। तो एज ऑफ 50 जब उसका होगा तो उसको अराउंड 2 करोड़ कॉर्पस चाहिए, जिससे वो SWP लगा के मंथली 16,000 विड्रॉ करके नेक्स्ट 15 साल के लिए वो उससे उसका जो भी डेली का जो नीड है वो कंप्लीट कर सकती है। तो यही हेमंत सर से मुझे चेक करना है कि ये पोर्टफोलियो सही है, इसमें क्या ऐड करना है, क्या निकाल देना है, एक आप मुझे थोड़ा इसमें हेल्प कीजिए। परफेक्ट। तो आप संदीप जी, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ वाइफ करती हैं?
नहीं, मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, क्योंकि मेरा जो भी सैलरी आता है वो एक्सपेंडिचर पे जाता है, मतलब रेंट पे, बाकी के जो खर्चे वो मैं उस पे डालता हूँ। और वाइफ का है, उसका पोर्टफोलियो में थोड़ा ज्यादा पुशअप करता और हूँ। वाइफ अपने पैसों से ये पोर्टफोलियो उन्होंने क्रिएट किया या आप वाइफ को देते हैं और उन्होंने ये पोर्टफोलियो बनाया है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे सैलरी से सब बाकी का खर्चे चलते रहे, उनके सैलरी से खाली इन्वेस्टमेंट चलता है। ग्रेट ग्रेट, दैट इज सो नाइस स्ट्रैटेजी। एंड मुझे सबसे अच्छा क्या लगा ना, आप लोगों का जो गोल है ना वर्ल्ड टूर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यू नो, हम लोग सिर्फ जो कमाते हैं ना केवल रिटायरमेंट के लिए और बच्चों की बात करते हैं, और आप बात करें वर्ल्ड टूर। सो आई होप कि हेमंत सर जो है एक ऐसा रिव्यू दें कि आप जब 40th ईयर में हो तो दोनों जाएं एक नाइस वर्ल्ड टूर पे। सो इनका पोर्टफोलियो है ये 20 से अगस्त 20 से मतलब 2020 से निवेश कर रहे हैं। तो ABSL आदित्य बिरला सन लाइफ का इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है। यहाँ पे इन्होंने ये अभी 4000 की सिप कर रहे हैं, 15 साल तक करेंगे। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें भी 4000 की सिप जारी है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, यहाँ पर भी 4000 की सिप है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, इसमें भी 4000 की सिप है। मेरे जो कि ये 25 साल तक करेंगे, सो रिटायरमेंट के गोल से ये लिंक किया इन्होंने इसको। मेरे एसेट लार्ज कैप इक्विटी फंड, इसमें 4000 की सिप है जो कि 10 साल तक करेंगे। हेमंत सर, आपने सुना संदीप और शुभांगी जी के जो प्लान है, जो टारगेट्स हैं, एक तो इतनी क्लैरिटी गोल्स में है कि भाई ये 2 काम जो हैं ये पूरे करने हैं, लेकिन क्या इनका जो निवेश है वो इनफ है उनको इस गोल तक ले जाने के लिए? फंड सिलेक्शन कैसे हैं सर, आपका एक्सपर्ट व्यू चाहते हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है, हम जब कहते हैं ना कि आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करो, उसकी ब्यूटी यही है कि कोई भी आपका गोल हो, ना, हम अभी जैसे हम फेस्टिव सीजन की भी बात कर रहे हैं तो हमेशा इशू आता है कि भाई खर्चा करना है, प्लान नहीं है। तो आई थिंक कोई भी आपका गोल हो, सबसे अच्छा फायदा गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का ये है कि जो भी आपका एस्पिरेशन हो, ड्रीम हो, उसको आप जॉट डाउन कीजिए, उसके ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए। ये जो प्रोसेस है आपको बताता है कि क्या रियलिस्टिक है, क्या अनरियलिस्टिक है, क्या आपको प्रायोरिटाइज करना है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, मैं टोटली एग्री करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपके गोल ऐसे हो कि आज भी आप लाइफ में जो करना चाहे वो भी कर सकें, और ऑफकोर्स रिटायरमेंट के बाद भी जैसे ही आप लाइफ जीना चाहें वो भी आप कर सके। तो आई थिंक कहीं ना कहीं गोल्स का जो मिक्स है वो बहुत ही अच्छा है। और सबसे मैं एक चीज फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जब आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो, सारे गोल्स को आप लिखते हो तो, और वर्कआउट करते हो कितना पैसा किस गोल के लिए करना है, कितनी आपकी कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की, तो कहीं ना कहीं वो आपको ये बताता है कौन से गोल अचीवेबल है, कौन से नहीं है, किसको आपको प्रायोरिटाइज करना। तो आई थिंक ये एक ब्यूटी है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे गोल्स निवेशक बनाते हैं। तो सबसे अच्छी खबर इनके लिए ये है कि इनके पास मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोशिश कीजिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है SIP की स्पेसिफिकली, उसको आप किसी गोल से आप अलाइन कीजिए। तो इनके पास आदित्य बिरला का जो फ्लेक्सी कैप फंड है 2020 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 15 साल तक करेंगे। ये पर्टिकुलर गोल जो है उनका वर्ल्ड टूर का, जिसके लिए उनको 10 लाख रुपए की जरूरत है, वहां पे 2 चीज कहना चाहूंगा। पहली बात कि अमाउंट को थोड़ा फिर से देखिए, क्या वाकई में आप 10 लाख में वर्ल्ड टूर कर पाएंगे या उसको आपको बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि आप, या फिर आप एक बार जाने की बजाय, ट्रैवल करने की बजाय 2 बार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 15 साल का SIP का समय है। और मैं कह रहा हूँ ये जो SIP है आप उसी में आप अलाइन कर दीजिए, तो 7 साल और है इनके पास। सिर्फ अगर मैं एक यही SIP ले लूं तो इनका कॉर्पस, एक्सपेक्टेड कॉर्पस है 10,50,000, यानी इनका जो गोल है वो यहाँ पे पूरा होगा। पर जैसा मैंने कहा कि वो अमाउंट फिर से इनको देखने की जरूरत है कि वाकई में इतने अमाउंट में वो कर पाएंगे कि नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा कि 50 की उम्र यानी 17 ईयर्स फ्रॉम नाउ उनको रिटायर होना है, और उनको करीब करीब 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। इनकी जो बाकी SIP है टोटल वो है 16,000 रुपए की, राइट। तो उसको अगर मैं देखूं अगले 17 साल तक, तो करीब करीब 1 करोड़ 60 लाख का पोर्टफोलियो बनेगा। 40 लाख का गैप है, उसको पूरा करने के लिए इनको 5 या 6,000 की SIP बढ़ानी होगी। दूसरी बात, अगर ये अगले 8 साल यानी वर्ल्ड टूर का पैसा बनने के बाद अगर अगले 8 साल वो जो पैसा है ABSL फ्लेक्सी कैप का इस गोल के लिए अलाइन करते हैं, रिटायरमेंट के लिए, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ी कम हो जाएगी। तो दोनों फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, आप जैसा भी करना चाहें। अगर मैं इनके फंड्स की बात करूं तो एक तो मेरा ही एसेट लार्ज कैप, मुझे लगता है
लार्ज कैप कैटेगरी होना जरूरी है, लेकिन उससे बेटर फंड है जैसे निपॉन इंडिया लार्ज कैप, हमने पहले एक दूसरे पोर्टफोलियो रिव्यू करने के टाइम में देखा था, वो एक अच्छा फंड है, उसको आप डेफिनेटली देख सकते हो। और अगर इनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है 5,000 जैसा मैंने कहा, तो फिर ये कोटक मल्टी कैप ले सकते हैं, क्योंकि मल्टी कैप फंड पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलता है। तो एक बदलाव, एक पोर्टफोलियो ऐड करना है, फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बता दी, अगर उनको 5,000 बढ़ाना पड़ेगा या कम बढ़ाना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि आप अगले 8 साल 7 साल के बाद अगले बाकी जो 8 साल हैं वो कैसे आप एलोकेट करना चाहते हैं। ओके, सो ऑल राइट, बेस्ट ऑफ लक संदीप जी और शुभांगी। आई विश कि आप ज़रूर अपने गोल्स तक पहुँचें, और बहुत अच्छी प्लानिंग मुझे दिख रही है क्योंकि आपने हर सिप के साथ एक गोल को अलाइन किया है, और ये गोल बेस्ड प्लानिंग जो है, मुझे लगता है हेमंत सर और मैं इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। बेस्ट ऑफ लक विथ योर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब कुछ लाइव क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का अंबार लग गया है मेरे पास। श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल लूँगी। नमस्ते श्याम सुंदर गुप्ता जी, बहुत दिनों के बाद आप मनी9 के यूट्यूब के इस टाइमलाइन में मुझे नजर आए। मुझे याद है आप हमारे रेगुलर व्यूअर हुआ करते थे, तो मुझे लगा आपके सवाल को मैं आज मिस नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ज़रा हटके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। श्याम सुंदर पूछ रहे हैं कि क्या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड खरीदें या इक्विटी, डेट, गोल्ड के लिए अलग अलग फंड खरीदना ज़्यादा सही होगा? क्या मल्टी एसेट फंड में हर एसेट एलोकेशन में निवेश पर कोई अधिकतम या न्यूनतम सीमा होती है जिसमें फंड मैनेजर को निवेश करना होता है, या फिर कोई फंड मैनेजर अपने और फंड हाउस के निवेश के आधार पर निवेश करता है? ना, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है, और स्पेशली जब बाजार वॉलेटाइल होते हैं, तो जो आपको ये मल्टीपल एसेट में एक साथ एलोकेशन देती है। सो इसलिए मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए हमें। हेमंत सर, श्याम सुंदर जी को आप क्या बताना चाहेंगे कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैसा निवेश है, करना चाहिए, या अलग अलग एसेट में निवेश करें? नहीं प्रियंका, आई टोटली एग्री विद यू। आई थिंक मल्टी एसेट फंड काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बट अगेन आई थिंक ऐसा नहीं है कि कोई भी कैटेगरी किसी भी टाइम होराइजन के लिए सूटेबल है। ये इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने पहले बात की कि अगर मेरा होराइजन मान लीजिए 15-20 साल का या उससे भी लंबा है, तो फिर और मेरे पास बाकी जो मेरे गोल्स हैं उनका जो एलोकेशन है वो बराबर से हाइब्रिड और डेट के अंदर है, तो फिर मैं इक्विटी में जा सकता हूँ, फिर मुझे मल्टी एसेट में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मल्टी एसेट जो फंड है, इन्होंने बात की कि किस तरह के नियम है वहां पे, तो नियम ये है सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से कि मल्टी एसेट फंड में मिनिमम 3 एसेट क्लास होने चाहिए, और तीनों में मिनिमम एलोकेशन 10% होना चाहिए, और बाकी जो 70% एलोकेशन है वो टोटली फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है, वो कहाँ डाले। इनमें अमूमन आपको जो एसेट क्लासेस मिलेगी वो डेट मिलेगा आपके पास, आपको इक्विटी मिलेगा, आपको कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल इक्विटी, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। देखिए उसमें भी आपको अलग अलग तरह के फंड्स मिलेंगे। कुछ ऐसे फंड्स होंगे जो इक्विटी की एलोकेशन मान लीजिए 65% से ऊपर मेंटेन करते हैं, और ताकि वो टैक्सेशन इक्विटी का हो। कुछ में जो है वो एलोकेशन कम होगी, तो ऑब्वियसली उससे टैक्सेशन के ऊपर फर्क पड़ता है। टैक्सेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन चूज करने के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको किस तरह का मल्टी एसेट चाहिए। क्या आपको इक्विटी में बायस चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आप चाहें कि अगर ऐसा एलोकेशन हो कि बहुत ज्यादा बायस इक्विटी में ना हो, तो आपको उस तरह का फंड चुनना होगा। ये जो एलोकेशन जो फंड कैटेगरी है मेरे हिसाब से वो मीडियम टर्म के लिए अच्छी है, क्योंकि मीडियम टर्म में क्या होता है, देखिए आपको कैपिटल सेफ्टी भी चाहिए होती है, आपको ग्रोथ भी चाहिए होती है। जबकि शॉर्ट टर्म में मेरा जो प्रायोरिटी है वो है कैपिटल सेफ्टी, तो वहां पे मेरा बायस रहेगा ऐसे फंड्स के ऊपर जहां पे डेट डोमिनेट करता हो। लॉन्ग टर्म में मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो मेरा फिर बायस रहेगा इक्विटी के ऊपर। ये फंड कैटेगरी मेरे हिसाब से मीडियम टर्म, मान लीजिए 5-7 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये कैटेगरी बिल्कुल सही है। अब इनका सवाल ये था कि मैं मल्टी एसेट फंड में जाऊं या अलग अलग एसेट क्लासेस वाले फंड में जाऊं। देखिए एज एन इन्वेस्टर आपके लिए अपनी एलोकेशन को मेंटेन करना, आपको ये डिसाइड करना कि कब इस एलोकेशन को रीबैलेंस करना है। तीसरी बात ये कि एग्जिट लॉस, कैपिटल गेन, वो सब इश्यूज आ जाते हैं अगर आप खुद से अलग अलग फंड्स को मेंटेन करते हैं। मल्टी एसेट फंड में जब रीबैलेंस होगी तो फंड मैनेजर रीबैलेंस करेगा, और वो जो भी एक्शन करेंगे उसके ऊपर आपको कोई टैक्सेशन नहीं है। आपका टैक्सेशन इंसिडेंस तभी आएगा जब आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे। तो आप फंड मैनेजर को अपना काम करने दीजिए, उनको एलोकेशन डिसाइड करने दीजिए। आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको स्कीम जो डॉक्यूमेंट है उसमें पता चल जाएगा
कि मिनिमम क्या एलोकेशन है और किस रेंज में वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में एक्सपोजर लेने वाले हैं। सबसे अच्छी बात म्यूचुअल फंड की ये है, हर महीने में आपको पोर्टफोलियो देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि एलोकेशन में कितनी कंसिस्टेंसी है, किधर फंड मैनेजर का बायस है। अगर वो आपके विचार से मेल खाता है तो फिर आप उसमें कंटिन्यू करके रखिए। तो बहुत अच्छी एसेट मुझे लगता है फंड कैटेगरी है, लेकिन चुनाव तभी कीजिए जो आपके टाइम होराइजन के हिसाब से सुटेबल हो, और फंड वही चुनिए कि जिस तरह का आपको एलोकेशन डिफरेंट मार्केट या एसेट क्लासेस में चाहिए। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल, और अगला सवाल पोर्टफोलियो वाला लेते हैं सनी शर्मा का। उन्होंने यूट्यूब पर हमें जैसे शो शुरू हुआ था तभी पोर्टफोलियो भेजा था। सनी जी जो हैं वो कुल 9,500 रुपये की सिप कर रहे हैं हर महीने, और इनके पास है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड। मैं चाहूँगी सामने दिखा दीजिए ताकि हेमंत सर भी एक लुक ले लें, क्योंकि ये लाइव क्वेश्चन आया है। टाटा का स्मॉल कैप फंड, इन सब में ये 1-1 हज़ार की सिप कर रहे हैं। फिर निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड है जिसमें 1500 की सिप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है जिसमें 1000 की सिप है। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 की सिप है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के इक्विटी एंड डेट हाइब्रिड मतलब इट्स एन हाइब्रिड फंड, नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 1000 की सिप कर रहे हैं। 15 साल में 50 लाख का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। सनी, आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है हेमंत सर? आई थिंक सबसे पहली बात यह कि इनका टाइम होराइजन काफी अच्छा है, 15 साल का इनके पास समय है। वहां पे 2 फंड मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे एक बैलेंस एडवांटेज फंड, एक इक्विटी एंड डेट फंड, जो मुझे लगता है कैटेगरी बहुत अच्छी है, बट इतने लंबे टाइम होराइजन के लिए आई डोंट थिंक उसकी जरूरत है इनके पास। तो इनके पास एक मल्टी कैप फंड है जिसमें 1500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 9,500 के लिए 3 फंड बहुत है। एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए, आई थिंक मोतीलाल ओसवाल का इनके पास एक मिड कैप फंड है, वो आप वो ले सकते हैं। और चाहिए तो 2 फंड रख लीजिए, आईसीआईसीआई ब्लू चिप है और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये 4 फंड रखिए। आई डोंट थिंक आपको उससे ज्यादा फंड की जरूरत है। इन चारों में आप अपनी एलोकेशन कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि एलोकेशन टू लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप जो है वो उसमें थोड़ा बायस ज्यादा रहना चाहिए। तो क्योंकि आपके पास मल्टी कैप है, निपॉन का मल्टी कैप बहुत अच्छा फंड है, तो अगर मैं एलोकेशन भी आपको बता सकूं तो मुझे लगता है 2,500 रुपये आप मल्टी कैप में लगा दीजिए, ओके, और 2,000 आप लगाइए मिड कैप में, तो 4.5 हो गए, और बाकी 2.5 जो है उसमें 2.5 जो आप लगाएंगे आईसीआईसीआई ब्लू चिप में, और 2,000 आप लगाएंगे स्मॉल कैप। इस तरीके से आप अपना एलोकेशन कर दीजिए। इतने ज्यादा फंड की जरूरत नहीं है, और जो कैटेगरीज आपने चुनी है वो इतने लंबे टाइम होराइजन के लिए 2 कैटेगरीज एटलीस्ट सूटेबल है। ओके, सो 8 स्कीम है सनी जी, आपको सीधा उसे 4 पर ले जाना। कैसे कट डाउन कीजिए और कैसे पैसे को डिवाइड कीजिए, हेमंत सर ने अभी अभी समझाया है आपको। मोहम्मद नज़ीर अली का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। मोहम्मद जी के पोर्टफोलियो में जो हमें दिख रहा है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप होल्ड करते हैं जिसमें 1500 की सिप कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ब्लू चिप स्कीम में 1500 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक के भी फ्लेक्सी कैप में 1500 की सिप है। निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है जिसमें 1500 की सिप है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है जिसमें 1500 की सिप है, और कोटक का मल्टी कैप है 1500 की सिप है। सो सब मिलाकर के 9,000 रुपए की सिप हर महीने कर रहे हैं। स्मॉल कैप नजर आ रहा है, आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है, मोतीलाल का मिड कैप और कोटक का मल्टी कैप है। इन्होंने हर कैटेगरी की एक स्कीम को रखा है और फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप को रखा है। और नज़ीर जी का जो नज़रिया है वो 15 साल का है, तो 15 साल के नज़रिए से ये 9,000 की सिप आपको कैसी लग रही है हेमंत सर? अगेन आई थिंक इट्स सिमिलर पोर्टफोलियो जो हमने पहले बात की थी। 15 साल का समय, इक्विटी में आप डाल सकते हो। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को रखिए, कोटक मल्टी कैप को रखिए, एक लार्ज कैप फंड, आई थिंक निपॉन लार्ज कैप फंड है, उसको आप रख सकते हैं, या फिर आईसीआईसीआई ब्लू चिप भी देख रहा हूँ, एक भी फंड आप रख लीजिए वहाँ पे, और एक स्मॉल कैप। जैसे मैंने पहले कहा था 4 फंड रखने हैं आपको, वही 4, 2.5, 2 इस तरह का कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए, तो आई थिंक बिल्कुल सही रहेगा। 4 फंड इनके पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी स्कीम्स कम करने की ज़रूरत है। 4 स्कीम्स जो हैं वो काफ़ी रहेंगी नज़ीर जी, इससे ज़्यादा स्कीम रखने की ज़रूरत नहीं है। सुमित मोहंती का सवाल लेते हैं। सुमित मोहंती के पास है, जो हम बात कर रहे हैं बार बार 4 स्कीम, तो 4 स्कीम ही है सुमित जी के पास, और ये 4 स्कीम है इनके पास। बैंक ऑफ इंडिया का ब्लू चिप फंड जिसमें 2000 की सिप है, बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड जिसमें 1000 की सिप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड जिसमें ये 2000 की सिप कर रहे हैं, और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में भी ये 2000 की सिप कर रहे हैं, तो 7000 की सिप कर रहे हैं। आपको इनके चॉइस ऑफ स्कीम कैसी लग रही है?
आई थिंक मोतीलाल मिड कैप में रख सकते हैं 2,000 रुपए, पर एक फ्लेक्सी कैप है, आई थिंक उसमें रख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के फंड हैव डन वेल, बट रिलेटिवली मैं चाहूंगा कि वो ऐसे फंड के साथ जाए कि जिनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो उसमें अगर आप ये चाहें तो एक मल्टी कैप फंड रख सकते हैं। हमने कुछ फंड्स की बात की, पहले कोटक मल्टी कैप की बात की, या तो फिर निपॉन मल्टी कैप की बात की। वो की जो पैसा बैंक ऑफ इंडिया में है 3,000, वो एक मल्टी कैप फंड में आप लगा लीजिए। मुझे लगता है एक फंड कम होगा और जो परफेक्ट एलोकेशन तीनों सेगमेंट में आपको मिलनी चाहिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। ओके, सो नाउ आई विल कम टू सेजल रावत जी के क्वेश्चन की तरफ। तो सेजल जी ने लिखा है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं 1,500 रुपए की सिप कर रही हूँ, और ये 1,500 की सिप दो स्कीम में कर रही हैं। एक है एक्सिस का स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड और दूसरा है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। मुझे एक और म्यूचुअल फंड ऐड करना है, 1,000 रुपए की सिप और ये करना चाहती हैं, तो किस तरह के म्यूचुअल फंड सेजल जी को चुनना चाहिए? दो स्कीम्स अभी है, एक स्मॉल कैप और एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और तीसरी स्कीम अगर ये 1,000 रुपए की डालेंगी तो यानी कुल जो है इनका निवेश 4,000 का हो जाएगा। तो तीसरी स्कीम इन्हें क्या लेनी चाहिए? देखिए अगेन, इनके पास एक स्मॉल कैप फंड है, तो यहाँ पे टाइम होराइजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन देखें तो एक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें जो बायस है वो लार्ज कैप पे है, कुछ पैसा जो है वो यूएस इक्विटी में भी है, लेकिन बाकी पैसा जो है 50% पैसा स्मॉल कैप में है। हमने पहले भी बात की कि आपके डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में एलोकेशन बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत रखिए। तो एक तो ये क्लैरिटी चाहिए कि इनके पास समय कितना है। दूसरा मुझे लगता है थोड़ा सा एक पैसा जो ऐड करना चाहते हैं, जो स्मॉल कैप भी अगर इनको रखना है तो इससे बेहतर फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, देख सकते हैं। और मुझे मानना है कि स्मॉल कैप इतने छोटे पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। तो इसकी जगह में अगर वो चाहें तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड दे सकते हैं, जैसे बंधन कोर देख सकते हैं, या तो फिर मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, और एक मल्टी कैप फंड रखिए। अगर आपको कुछ एक्सपोजर चाहिए भी आपको स्मॉल कैप में, तो आप एक मल्टी कैप फंड के थ्रू लीजिए। तो मुझे लगता है कि जो 1,500 रुपए आप एक्सिस मॉल में कर रहे हैं वो आप कीजिए एक मल्टी कैप फंड में, और जो 1,000 रुपए में जो ऐड करना है वो करेंगे एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में, जैसा मैंने बताया, बंधन कोर या तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड। इस तरीके से ये एलोकेशन जो है डिफरेंट सेगमेंट में तो सही होगा ही। साथ ही हम इन कैटेगरीज में जा रहे हैं जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कहां पे वो पोटेंशियल देख रहे हैं, कहां पे उनको रिबैलेंस करना है। तो आपको कुछ भी एक्शन वहां पे नहीं लेना है, आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर जो है वो आपके पोर्टफोलियो की जो एलोकेशन जो है वो रिबैलेंस करते रहेंगे। ओके, सो सेजल जी आपके थोड़े से पोर्टफोलियो को ही चेंज किया है, हेमंत जी ने बता भी दिया वो क्यों कर रहे हैं, और आपको बताइए आपको किस कैटेगरी की स्कीम में जाना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक, बहुत खुशी होती है, हाउसवाइफ और निवेश कर रही हैं, बिल्कुल करते रहिए, ऐसे ही तो इंडिया आगे बढ़ेगा। एक लेते हैं अरविंद कुमार जी का अब हम पोर्टफोलियो। अरविंद जी ने निवेश किया है, 20 साल का नजरिया है, और अरविंद जी के पोर्टफोलियो में है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, 1,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 1,000 का निवेश है। मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में 1,000 का निवेश है, और है एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। कुल मिला के 5,000 रुपए का ये निवेश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो 20 साल तक करने वाले हैं। आप चॉइस ऑफ स्कीम कैसी लग रही है आपको? देखिए 5,000 की एसआईपी है, 5 फंड्स हैं, उसमें से भी 1,000 20% जो है वो डिफेंस इंडेक्स फंड में है। ऑब्वियसली ऐसे पोर्टफोलियो में सेक्टर फंड डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप छोटे निवेशक हैं, आप लंबी अवधि में एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करके एक थोड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं। आपका फोकस जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड फंड में होना चाहिए। तो आपको तो 2 ही फंड की जरूरत है मुझे लगता है, और ऐसे फंड में जाइए जैसा मैंने पहले भी कहा था जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी हो। एक मल्टी कैप फंड रखिए, हमने कुछ मल्टी कैप की बात की, और एक लार्ज एंड मिड कैप रखिए आप, वो भी हमने एलोकेशन दिया था आपको कि या तो आप बंधन कोर देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, या तो फिर एचडीएफसी लार्ज एंड मिड, ये उस कैटेगरी के काफी दिग्गज फंड्स हैं, उनमें से आपको ले लीजिए। मल्टी कैप में हमने निपॉन मल्टी कैप, कोटक मल्टी कैप की बात की थी, उनमें से आप ले लीजिए। दोनों में आधा आधा निवेश कीजिए, इतने ज्यादा फंड की जरूरत नहीं है, एग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। यस, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर रखें, लेकिन वो इस तरीके से रखें कि आपका पोर्टफोलियो अननेसेसरी एग्रेशन ना हो। तो मुझे लगता है ये 2 कैटेगरी का जो मिक्स है, एक तो पोर्टफोलियो कंसोलिडेट होगा, मॉनिटरिंग करना आसान होगा, और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपको बहुत सारा पोर्टफोलियो, क्योंकि आप अलग अलग जब फंड रखते हैं तो आपको रिबैलेंस खुद से करना है, वो एज ए स्मॉल इन्वेस्टर आपके लिए बहुत ही मुश्किल। 2 फंड रखिए, 2 कैटेगरीज और 2 फंड्स, कुछ मैंने फंड्स के नाम लिए, उनमें से आप चुन सकते हैं।
ऑलराइट, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये सवाल मैं पिक कर रही हूँ डॉक्टर करण कुमार का। वो हमें लगातार 2-3 दिन से शायद सवाल भेज रहे हैं यूट्यूब पर और हम नहीं ले पा रहे थे। सो डॉक्टर करण पूछ रहे हैं कि इनके पोर्टफोलियो में है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जहाँ ये 4,000 रुपये की सिप कर रहे हैं, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड जहाँ ये 4,000 की सिप और कर रहे हैं, निपॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड में 2,000 की सिप कर रहे हैं और कोटक के मल्टी कैप फंड में 2,000 की सिप है। साथ ही में मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में भी 2,000 की सिप है। 20 साल तक निवेश करूंगा और इस निवेश से कितना कॉर्पस वो जमा कर सकते हैं, क्या इतना क्विक कैलकुलेशन तो शायद डॉक्टर साहब पॉसिबल नहीं होगा, पर हेमंत सर एक आइडिया आपको ज़रूर दे देंगे। 10% के से स्टेप अप भी करते रहेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को। ये हेमंत सर क्या कहेंगे? आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फंड कैटेगरी उन्होंने बिल्कुल सही चुना है। 2 आई थिंक मल्टी कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक इंडेक्स फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है। आई थिंक मुझे लगता है ओवरऑल जैसा मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि बायस थोड़ा लार्ज कैप में हो और डिफरेंट सेगमेंट में भी एक्सपोजर हो। आई थिंक वो मल्टी कैप फंड में उनको मिल रहा है, हालांकि थोड़ा सा ओवरलैप जरूर है, बट इट्स फाइन। आई थिंक ऐसे कैटेगरी में ओवरलैप हो तो एटलीस्ट एक बार आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल फंड सिलेक्शन आई थिंक बिल्कुल सही है। और सबसे अच्छी चीज जो डॉक्टर करण करना चाह रहे हैं कि वो 10% से अपनी SIP को बढ़ाएंगे। आई थिंक वो एक ऐसी चीज है कि वो आपके पोर्टफोलियो को, अगर आपका 20 साल का नजरिया है, तो जो आपकी प्रोबेबल रिटर्न है उसको वो डबल कर देगी। तो आई थिंक इनका टोटल जो पोर्टफोलियो है वो करीब 14,000 का है, करेक्ट? तो Yes, मुझे लगता है कि मतलब अगर मैं क्विक कैलकुलेशन करके देखूं तो मे बी 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख ही शुड बी एबल टू बिल्ड। और क्योंकि ये 10% से बढ़ा रहे हैं तो वो डबल हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद 3 करोड़ तक भी पहुंच पाएंगे अपने इस स्ट्रेटेजी और इस इन्वेस्टमेंट से। ओके, अब मैं एक व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन लेती हूँ जितेंद्र कुमार जी का। जितेंद्र जी पूछ रहे हैं कि ये निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 3,000 की सिप कर रहे हैं और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 3,000 की सिप कर रहे हैं। निवेश और बढ़ाना चाहते हैं। 2 और फंड आपसे पूछ रहे हैं। 15 साल का नज़रिया है, तो एक हम देख रहे हैं मिड कैप है और एक है लार्ज कैप है। इसके अलावा इन्हें क्या ऐड करना चाहिए, और 2 स्कीम्स अगर ऐड करना चाहें 15 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी देखिए, यहाँ पे भी एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी कहा, 2 कैटेगरी जो इस तरह के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली सूटेबल होंगी, एक मल्टी कैप फंड है और एक लार्ज मिड कैप फंड। तो आई थिंक इससे पहले भी हमने कुछ पोर्टफोलियो के बारे में बात की, वो सिमिलर पोर्टफोलियोज थे। आई थिंक वही चीज उनको करना है। इसमें भी हमने कुछ फंड्स की बात की, जैसे अगर आप चाहें तो कोटक मल्टी कैप देख सकते हैं और लार्ज एंड मिड में बंधन को देख सकते हैं। तो कुल मिला के 4 फंड, एक मल्टी कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप। आई थिंक इट विल बी गुड कॉम्बिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं कुशल जी का। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग कि कुशल चाइना में जो है काम करते हैं। उन्होंने मेल किया था कि वो चाइना में काम करते हैं और चाइना से हमारा शो देखते हैं। सो दैट्स वेरी सरप्राइजिंग, बट चलिए नेवरदलेस कुशल, थैंक यू सो मच। चाइना से देखने के लिए अभी चाइना ने काफ़ी चाइना के मार्केट से काफ़ी हमारे मार्केट जो है अभी नर्वस हो रखे हैं, पर चलिए नेवरदलेस आप, ये अच्छी बात है कि आप चाइना में पैसा कमा रहे हैं और इंडियन म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं। सो दैट मेक्स मी रियली हैप्पी। और कुशल का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। सो ये बोल रहे हैं कि निफ्टी 50 इन्होंने कौन सी कंपनी का ये बताया नहीं। निफ्टी 50 यानी एक पैसिव फंड है जिसमें ये 5,000 का निवेश कर रहे हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में निवेश है। HDFC के मिड कैप में 4,000 का निवेश है। बजाज फिनसर्व के एक स्कीम में 2,500 का निवेश कर रहे हैं। ICICI प्रू के इंजीनियरिंग या ENG लिखा है सर, आई थिंक यू विल बी अ बेटर जज। और HDFC का डिफेंस फंड है। निपॉन का स्मॉल कैप फंड है। टाटा का स्मॉल कैप फंड है। तो क्या इनको सिप ये और बढ़ाना चाहते हैं तो निपॉन के ही फंड में ये सिप बढ़ाएं क्या, और किसी फंड में इनको निवेश रोकने की ज़रूरत है इस पोर्टफोलियो में? हमें कंपनी का नाम पता है, बस स्कीम स्पेसिफिकली कुशल आपने भेजी नहीं है, पर एनीवे क्या कहेंगे आप कुशल की इस पोर्टफोलियो पर, हेमंत सर? आई थिंक अगर आप देखें तो टोटल 22,000 का SIP है इनके पास। फंड्स हैं 8 फंड्स हैं, 8 फंड्स हैं इनके पास। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। ब्रॉडली पोर्टफोलियो सही है, लेकिन 3 फंड हैं जिसमें सेक्टर फंड भी है और ESG फंड है, जैसे मैंने कहा थीमेटिक फंड भी है इनके पास। और उसमें और एक स्मॉल कैप में अगर देखें 2 स्मॉल कैप फंड है, एक निपॉन इंडिया स्मॉल है, एक टाटा स्मॉल कैप है। आई थिंक ये जो 3 फंड्स हैं
थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड और टाटा स्मॉल कैप, इसमें कुल मिला के इनकी 4,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट कीजिए एक फंड के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप लार्ज एंड मिड कैटेगरी का, अगर आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड देखें तो वो एक यहाँ पे मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से सुटेबल है। बाकी जो फंड्स है वो ठीक है, एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रॉडली आई थिंक इट्स फाइन, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 8 फंड है 22 के लिए, तो डेफिनेटली कम करना है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो 3 फंड्स हमने कहा, जहाँ पे एक तो ओवरलैप है थोड़ा, और दूसरा जो हमको लगता है कि थीमेटिक और सेक्टर फंड इस तरह के पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, उसको हम कम करके एक लार्ज एंड मिड कैटेगरी का काफी अच्छा फंड वो आपके पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दे रहे हैं, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके सर, राजन राठौर लाइव क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बाजार की गिरावट में क्या मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में निवेश करने का ये सही समय होगा? हेमंत सर, आपका क्या व्यू है? अगेन देखिए, डिपेंड करता है आप किस तरह के निवेशक हैं, आपका पोर्टफोलियो कंपोजिशन कैसा है, क्या आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्मॉल मिड कैप में बायस है, क्या आप कोशिश कर रहे हैं मार्केट को टाइमिंग करने की। करेक्ट, वी डोंट नो हाउ मच करेक्शन बाकी अभी इसके अंदर बाकी है। अगर आपको लगता है, देखिए पहली बात तो मैं कहूँ कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का फंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फंड इन द मिड कैप कैटेगरी in terms of quality of portfolio, in terms of performance, तो definitely can be considered। But again, ये जो आप लमसम की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की, वो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो या इस फंड में अगर आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है तो उसका कितना प्रोपोर्शन है, वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए आप करना भी चाहते हैं और आप सही हैं इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन, आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हो, तो फिर एक साथ में पैसा मत लगाइए। मुझे लगता नहीं ये समय है कि आप पूरा पैसा एक लेवल पे लगा दें। 30-40% लगा दीजिए और वेट कीजिए मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। अगर मार्केट में आपको टर्न अराउंड भी दिखे तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 40% पैसा आपका नीचे लेवल पे गया, और अगर मार्केट और गिरा तो फिर आपके पास एक प्रोबेबिलिटी है कि आप नीचे के लेवल पे आप इन्वेस्ट कर सकें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रखिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी टू इन्वेस्ट, बट इट्स अ गुड क्वालिटी फंड, आप डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन सुटेबिलिटी हम तभी बता पाएंगे जब आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन आपको पता होगा। ओके, ऑलराइट, चलिए अब एक लेते हैं कृष्णपाल सिंह जी का क्वेश्चन। मथुरा से हैं कृष्णपाल जी, और ये हमसे पूछ रहे थे कि 25,000 रुपये का ये निवेश करना चाहते हैं, 20 साल का इनका नज़रिया है, तो 25 साल के लिए अगर निवेश करना है किसी को अभी 25,000 रुपये 20 साल के लिए, तो आप इन्हें क्या सलाह देंगे? आई थिंक 20 साल का समय, अगेन जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत लंबा समय है। सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो आप, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, 4 या 5 फंड आप फंड ले सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि इनके पास बहुत लंबा समय है, तो ऐसी चांसेस होंगे कि आप अपनी एलोकेशन को आप बढ़ाना चाहो तो इन्हीं फंड्स के अंदर अपनी आप एलोकेशन बढ़ा सकते हो। तो इसमें आप HDFC लार्ज एंड मिड देख लीजिए, वहाँ पे 5,000 इन्वेस्ट कीजिए। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, इसमें 5,000 इन्वेस्ट कीजिए। कोटक मल्टी कैप में 6,000 इन्वेस्ट कीजिए। बंधन कोर में 4,000, और एक स्मॉल कैप फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जहाँ पे 4,000 इन्वेस्ट करेंगे। हमने कोशिश की है कि ऐसे कैटेगरीज हों जो लॉन्ग टर्म आपके 20 साल के टाइम होराइजन के हिसाब से सुटेबल हो, ऐसे फंड्स हों जिनमें फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी और रीबैलेंस करने की, और ऐसे फंड हों जिनमें क्षमता हो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकें, और आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे कि जब भी आपको इन्वेस्ट करना है पैसा तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, एक आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेमंत सर, आई एम श्योर आप भी थक गए होंगे। आई जस्ट सॉ है, मैंने जैसे बोला हेमंत सर ने एक पानी का सिप लिया, और आज मैं पानी रखना भूल गई हूँ, लेकिन हम थके हैं। पर हम एक सवाल और लेंगे, फैज़ अहमद जी का क्वेश्चन लेंगे। और व्हाट इज़ वेरी यूनिक अबाउट फैज़ अहमद कि ये खुद भी 25 साल के हैं, और सोचिए 25 साल भी ये निवेश करने की सोच रहे हैं। फैज़, वेरी गुड, ज़रूर कीजिए। फैज़ अहमद 25 साल के हैं और 25 साल के लिए अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने अभी रखा है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 2,000 का निवेश कर रहे हैं, टाटा का स्मॉल कैप फंड 1,500 की सिप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड 1,500 की सिप, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000 की सिप। तो एक रूल जो बार बार हेमंत सर कह रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा स्कीम्स नहीं होनी चाहिए, तो ये 4 स्कीम्स आपने पिक किए है, विच इज़ गुड। अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा, क्योंकि 25 साल बहुत लंबा समय होता है, तो बहुत ज़्यादा बिखरा मत कीजिएगा, बहुत सारी स्कीम्स नहीं ऐड कीजिएगा। लेकिन अभी जो स्कीम्स ऐड किए वो परफेक्ट है कि नहीं फॉर अ 25 ईयर ओल्ड, वो जवाब देंगे हेमंत सर। हेमंत सर, 25 साल के हैं फैज़, और ये 4 स्कीम। आई थिंक कैटेगरी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड, परफेक्ट 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं। अगेन ओवरलैप और एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आप चाहें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को रखिए, और जो पैसा आप टाटा आई थिंक स्मॉल कैप में डाल रहे हैं वो पैसा आप किसी लार्ज एंड मिड कैप में रखिए। लार्ज एंड मिड कैप में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ
मुझे वो कैटेगरी में इसलिए अच्छा लगता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। और अमूमन हमने देखा है कि इन फंड्स के अंदर बायस जो है वो थोड़ा लार्ज कैप पे रहता है। तो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, टॉप नॉच कंपनीज, आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा पोटेंशियल परफॉर्मेंस का। एक बदलाव मैं करना चाहूंगा, 4 फंड बिल्कुल सही है क्योंकि समय बहुत लंबा है। और अगेन हमेशा ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए कि जैसे जैसे आपको पॉसिबिलिटी हो कि आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकें, तो ऐसा फंड पोर्टफोलियो बनना चाहिए कि उसी में आप अपनी एलोकेशन को बढ़ा सकें, बजाय इसके कि हर साल 1 या 2 फंड आप उसमें ऐड करते हैं। ओके, तो ऑल राइट, इसी के साथ एज प्रॉमिस हेमंत सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज आपने हमें 1 घंटा पूरा समय दिया है, थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो हमारी बातचीत का जो फर्स्ट पोर्शन है ना वो ज़रूर सुनिएगा। वॉलेटाइल मार्केट से अगर आप भी नर्वस हो रहे हैं ना, तो सारे जवाब हेमंत सर ने दिए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू, थैंक्स। आज के शो को यही रैप अप करते हैं, फिर मुलाकात होगी मेरी सिर्फ मेरा सवाल में। अपने पोर्टफोलियोज हम तक पहुंचाते रहिए, जरिया वही है, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121894 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, और 21874 पर माफ़ कीजिएगा ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो देखते रहिए मनी 9, जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मेरी सिर्फ मेरा सवाल।